अस्सलामुअलैकुम। खुल के बोल के साथ मैं हूं ईमान नवाज। नाज़रीन, आम इंतखाबात को 1 साल मुकम्मल हुआ। मुबैना धांधली के इल्जामात के बावजूद हुकूमत ने 1 साल मुकम्मल किया। ना इलेक्शन ऑडिट हुए, ना ही मुस्तकबिल में ऐसा कोई इम्कान नजर आता है। फॉर्म 47 की बदनामी का हार गले में लिए हुकूमती रहनुमाओं ने क्या खोया, क्या पाया? साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के वकील की गिरफ्तारी क्यों हुई? और आइंदा रोज मीनार पाकिस्तान के मकाम पर जलसे की इजाजत नहीं तो तहरीक इंसाफ का लाएअमल क्या होगा? क्रिकेट मैच की वजह से सिक्योरिटी फराहम करना मुश्किल है तो एहतजाज करने वालों की पकड़ धकड़ कैसे मुमकिन होगी? मौलाना फजल रहमान साहब, टॉस के सिक्के का कौन सा रुख है? क्या हुकूमत टॉस जीतेगी या फिर मौलाना तहरीक इंसाफ के पलड़े में होंगे? अदलिया का रुख करते हैं तो एक छत तले खतूत का सिलसिला जारी है। बातचीत के बजाय खतूत तक मामला क्यों पहुंचा है, जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं हुसैन अहमद चौधरी, मोहम्मद इमरान, उमर दराज गोंदल, सलमान अनीस। तमाम मेहमानों को वेलकम करूंगी। हुसैन साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के वकील को अडियाला जेल के बाहर से हिरासत में लिया गया और फिर रिहा भी कर दिया गया। क्या समझते हैं, गिरफ्तारी से पहले पंजाब पुलिस सोचती क्यों नहीं है कि इससे कबल भी तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमा अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार भी हुए हैं? आपको क्या लगता है, सियासी बर्दाश्त की कमी है या मामला कुछ और है? जी बहुत शुक्रिया। आज जो फैसल चौधरी हैं उनको जब वो अडियाला जेल पहुंचे अदालती हुक्म के बाद, चूंकि बानी पीटीआई से उनकी मुलाकात जो है वो नहीं हो सकी थी गुज़श्ता रोज़, तो आज जब वो अदालती हुक्म के साथ वहां पर पहुंचे तो उन्हें हिरासत में लिया गया और फिर तकरीबन कुछ घंटे बाद तकरीबन उन्हें छोड़ दिया गया। और जब वो वापस आए तो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की। उनका ये कहना था कि मेरे साथ जो है वो एक मामला है, वो जो चल रहा है आपको सबको पता ही है, बस इतनी सी उन्होंने बात की है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ जो है वो जब अडियाला जेल पहुंचे थे तो उनकी मुलाकात जब नहीं हुई तो वो काफ़ी सीख पा भी हुए। एक फुटेज भी जो है वो उनकी सामने आई और सबसे पहले चंद मखसूस जगहों से वो फुटेज जो है वो ट्वीट भी हुई और उसके बाद जो है वो ये एक तासर जो है वो मिल रहा था कि शायद उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। उन्होंने खुद भी कल खदशा जाहिर कर दिया था कि शायद गिरफ्तारी हो सकती है। इससे पहले भी हमने देखा कि कुछ अर्सा कबल उमर अयूब जो कि अपोजिशन लीडर हैं और राजा बिशारत जो कि रावलपिंडी से पीटीआई के अहम रहनुमा हैं, इन दोनों समेत जो दीगर अरकान थे उनको अडियाला जेल के बाहर से ही पंजाब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और उसके बाद एटीसी रावलपिंडी की मुदाखलत के बाद जो है वो उन्हें रिहा किया। तो अब एक सूरत हाल तो ये है कि एक तरफ जो है वो मुज़ाकरात पहले चल रहे थे तो ये चीज़ें काफ़ी ठंडी थी। उसके बाद मुज़ाकरात जो है वो पीटीआई की जानिब से ख़त्म कर दिए गए। बानी पीटीआई और चेयरमैन पीटीआई की जानिब से कहा गया कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे और उसके बाद जो है वो अब ये दोबारा ये सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन आज ही दिन को ये बयान आया था स्पीकर अयाज सादिक साहब की जानिब से कि हमने अभी तक जो मुज़ाकराती कमेटी है वो तहलील नहीं की है। हम दोबारा दावत देते हैं कि जो पीटीआई है वो मुज़ाकरात जो है वो शुरू करे। तो शाम को ही जो है वो ये फैसल चौधरी वाला जो वाक़या है ये सामने आ गया है। तो अब ये भी देखना पड़ेगा कि इस वक्त पंजाब हुकूमत और जो वफाकी हुकूमत है उनका आपस में कोई जो कम्युनिकेशन का जो है वो गैप है या नहीं है, या पंजाब हुकूमत जो है वो अपना चल रही है सारा सिस्टम लेके और जो वफाकी हुकूमत है वो तो जोर दे रही है मुज़ाकरात पर। लेकिन पंजाब हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, ये भी इस बार जो है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जो गिरफ्तारी हुई है ज़ाहिर है वो पंजाब हुकूमत की ही इमा पर जो है वो हो सकती है। ताहम अब फैसल चौधरी जो है वो अब रिहा हो चुके हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल का एलामिया भी फौरी आ गया। एलामिया तो गो के गुज़श्ता रोज़ के वाक़े पर था कि तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया और पाकिस्तान बार कौंसिल ने कहा कि फैसल चौधरी सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उन्हें काफ़ी खदशात थे और तहफ़्फ़ुज़ात थे पाकिस्तान बार कौंसिल को। कुछ देर बाद गिरफ्तारी हो गई, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का भी एलामिया आ गया और उसके बाद फैसल चौधरी को रिहा कर दिया गया। ठीक है उमर, आपकी जानिब आना चाहूंगी। तहरीक इंसाफ ने कल मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत मांगी और फिर उन्हें इजाजत भी नहीं मिली। अगर मीनार पाकिस्तान पर सिक्योरिटी फराहम नहीं कर पाते तो पूरे पंजाब में अगर एहतजाज होता है और फिर पकड़ धकड़ के लिए नफरी कहाँ से लाई जाएगी? ये बड़ा दिलचस्प सा मामला है। इसमें सिर्फ आप तहरीक इंसाफ को ना देखें, मुझे अच्छा गवर्नमेंट के हवाले से नंबर 1 देखें ना। गवर्नमेंट के हवाले से ये है कि गवर्नमेंट ने उनको इजाजत नहीं दी और जब गवर्नमेंट ने इजाजत नहीं दी तो तहरीक इंसाफ ने भी कोई ज्यादा इंसिस्ट नहीं किया। उसकी वजह ये थी कि उनको पता था कि लाहौर शहर के अंदर जो है वो मैच है, तो हमें कहा जा सकता है कि हम मैच को कोई हडल क्रिएट कर रहे हैं या उसमें कुछ चीजें कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, शिमाली पंजाब जो है वो जाएगा सवाबी और बाकी जो अजला है वो अपने हलकों के अंदर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे।
लेकिन उससे दिलचस्प बात यह है कि लाहौर में कल मैच है, उसके अलावा हॉर्स एंड कैटल शो जो है वो भी शुरू हो रहा है। तो उसके अलावा जो पंजाब असेंबली है वहां पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है, और अब से थोड़ी देर पहले पंजाब हुकूमत ने कल के दिन के लिए न सिर्फ लाहौर के अंदर बल्कि पूरे सूबे के अंदर दफा 144 नाफिज कर दी है। इससे लगता है कि अब क्या लोग कल मैच देखने जा सकेंगे, नहीं जा सकेंगे। फिर आप रेड भी कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ मुसलसल क्लेम कर रही है कि हमारा फलान लीडर गिरफ्तार हो गया है, फलान के घर के बाद पुलिस पहुंच गई है, छापा पड़ गया है। तो अगर ये बात दुरुस्त है, अभी उनकी चीफ ऑर्गेनाइजर यही कह रही थी कि अगर आपको ये डर नहीं है कि लोग नहीं निकलेंगे, तो फिर ये छापे वापे और ये दफा 144 लगाने की तो कोई जरूरत नहीं है। और फिर एक जानिब आप कल मैच गिरा के पूरे स्टेडियम में एक हजारों की तादाद में लोग बैठे होंगे, तो असेंबली के जो अनलॉफुल असेंबली है वो तो 5 लोगों के ऊपर होगी, तो अब वो 5 या 5000 बैठे होंगे, उससे भी ज्यादा बैठे होंगे। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये किस बुनियाद पर फैसला किया गया। तहरीक इंसाफ को एहतजाज करने देते क्या हो जाता, लेकिन क्योंकि एक रीत है पंजाब में, जो अफसरान हैं उनको पता है कि कल कहीं पे एहतजाज हुआ, किसी एसएचओ के इलाके में हुआ, उससे पूछताछ होगी। अगर कोई एसपी डीएसपी जो भी है वो हमें पता है जो इंस्ट्रक्शंस उनको पास होती हैं। तो कल बुनियादी तौर पे तहरीक इंसाफ का इम्तिहान ये है कि आप कल कैसे एहतजाज करते हैं। वो कह रहे थे हम फ्लैश एहतजाज करेंगे, मुख्तलिफ जगहों में टोलियों की सूरत में निकलेंगे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। लेकिन पंजाब पुलिस इस हवाले से मुतहरिक है, उनको भी पता है कि जवाब तलबी होगी कि आपने ये एहतजाज कैसे होने दिया, क्यों होने दिया। तो सूरत हाल वहीं की वहीं है जो 8 फरवरी 2024 में थी, वो लगता ये है कि 8 फरवरी 2025 में भी वही है। फर्क ये है कि उस पर निगरान हुकूमत थी, जनाब मोहसिन नकवी थे, आमिर मीर थे और ये सब लोग थे। और आज फर्क ये है कि उनकी जगह पे मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत है, लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए मेरे ख्याल से इस दौरान कुछ भी बदला नहीं है। और उमर, ये मजीद कशीदगी नहीं होगी कि अगर जगह जगह एहतजाज करेंगे, फिर वही दफा 144 का आपने जिक्र किया, फिर पकड़ धकड़ होगी? बेहतर नहीं होता कि एक ही मकाम पर जलसे की इजाजत दे दी जाती? और जहां तक मैच का बहाना बनाया जा रहा है, तो पूरी दुनिया में इवेंट्स होते हैं, लेकिन एहतजाज का हक तो रहता है। देखिए, कल तहरीक इंसाफ इकट्ठ करना चाहती थी, लाहौर में हो जाता, मुनासिब था, और ये भी फिर आप ना करते कि आपको दफा 144 लगानी पड़ती या कोई और प्रॉब्लम थी। लेकिन जाहिर है कि तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकल स्पेस नहीं देनी, उनको पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करने देनी, इसके ऊपर पंजाब हुकूमत का कंसेंसस दिखाई देता है। वो आज नहीं, आज से पहले भी 12 मौकों के ऊपर दिखाई दिया कि आप बाकी सबको इजाजत होगी लेकिन तहरीक इंसाफ को इजाजत नहीं होगी। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, कल आप देखिएगा कि कल लाहौर के अंदर ऐवान इकबाल से लेकर अलहमरा बहुत सारी जगहों के ऊपर क्या इवेंट्स नहीं होंगे। मैं नाम लेके बता सकता हूँ किस जमात का होगा या किस तहरीक का होगा, किस ऑर्गेनाइजेशन का होगा, सबको इजाजत है। अगर नहीं इजाजत तो तहरीक इंसाफ को इजाजत नहीं है, वो इकट्ठे नहीं हो सकते। बाकी उसके अलावा कोई भी किसी भी जगह के ऊपर किसी किस्म का ना कोई पर्चा होगा, ना पुलिस मुतालिक दिखाई देगी, ना उनको रोकने की कोई कोशिश नजर आएगी। और इसके पीछे मुस्लिम लीग नून को ये याद रखना चाहिए कि जब हुकूमत होती है तो आप बड़े नाजुक मिजाज हो जाते हैं, फिर आप समझते हैं कि आप रोक लेंगे, लेकिन ये हुकूमत सदा तो नहीं रहनी होती, आपने अपोजिशन में भी आना होता है। तो वो ट्रेंड नहीं सेट करना चाहिए कि कल जब आप अपोजिशन के अंदर हो तो आपके साथ हो, तो फिर आपसे कोई हमदर्दी करने वाला भी ना हो और इसी पर आपको ही आपको याद दिलाया। ठीक है उमर, इमरान आपकी जानिब आना चाहूंगी। तहरीक इंसाफ ने आइंदा रोज सवाबी में भी जलसा करने का ऐलान किया है, आप क्या समझते हैं, सवाबी में हुकूमत भी तहरीक इंसाफ के इस जलसे की वजह से वो हुकूमत को प्रेशराइज कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया जी। पहले थोड़ा पंजाब के हवाले से बात करना चाहूँगा कि जो दफ़ा 144 नाफिज भी की गई है, साथ में हार्स एंड कैटल शो मुख्तलिफ इलाकों में छोटे लेवल पे जो है वो प्रोग्राम्स भी मुनक्किद कराए जा रहे हैं। मुझे याद पड़ता है कि जब परवेज़ मुशर्रफ का दौर था तो उस वक्त हमें ये देखने को मिलता था कि आमिर जो भी होता है डिक्टेटर, वो इस तरह से प्लान्स करता है कि अवाम को आपने कहीं और मसरूफ रखना है, वो अपने हक की बात ना करें, अपने मैंडेट की बात ना करें, तो उनको कहीं मेले ठेले में, किसी हार्स एंड कैटल शो में, किसी स्प्रिंग फेस्टिवल में, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आतिशबाजी हो रही हो, तो इस तरह की चीज़ों में लोगों को रुझाने की कोशिश की जाती है। और जो बड़ी तंजीमें होती हैं, आप परवेज मुशर्रफ के दौर का ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि वो फिर बड़ी तंजीमें, खासकर वोकला जो हैं और इस तरह की जो मुतहरिक तंजीमें जो अपना रोल प्ले कर सकती हैं, उनको प्लाट्स वगैरह देकर, उनको मराद देकर उनको फिक्स करने की कोशिश की जाती है। अब जो तहरीक इंसाफ को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत तो नहीं दी गई, लेकिन कल जब कजाफी स्टेडियम में इमरान खान इंक्लोजर्स में लोग बैठेंगे तो आपको क्या लगता है कि वहां पर नारा नहीं लगेगा? अगर वहां पर 20,000 25,000 का क्राउड होगा, किसी एक जगह से इमरान खान का नारा लग गया
तो फिर इनकी प्लानिंग कहाँ रह जाएगी? सारा फिर सोशल मीडिया पे तो यही चलेगा कि जी मैच के दौरान इमरान खान के नारे लग गए और फिर इनकी सारी प्लानिंग वहीं की वहीं रह जाएगी। जहां तक बात है सवाबी में जलसे की, तो जाहिर बात है इम्पैक्ट होता है। इसी प्रोग्राम में हम बार बार बात कर चुके हैं कि तहरीक इंसाफ को इस वक्त स्ट्रॉन्ग विजुअल्स की जरूरत है, जो दिखा के वो अपने उन कारकुनान को हौसला देना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं पे कुछ खौफजदा हैं इन छापों से, इन गिरफ्तारियों से, इस मुकदमेबाजी से। तो जब इस तरह से कहीं पर भी जलसा होता है तो सियासी कारकुनान की एक अपनी उनकी एक तबीयत होती है, तो उनको लगता है कि अब हमें निकलना चाहिए, अगर वो निकल रहा है तो हम भी निकल सकते हैं। तो इस तरह से एक दूसरे को देखा देखी में भी जो पार्टी के कारकुनान कहीं डर के बैठे होते हैं वो भी निकल आते हैं। आप देखेंगे जो तहरीक इंसाफ ने पिछले जलसों की एक सीरीज की थी, संजानी में पहले KPK में हुआ था, फिर लाहौर में हुआ, तो उससे एक मोमेंटम बिल्ड हुआ और तहरीक इंसाफ का जो वर्कर था फिर वो इस्लामाबाद तक पहुंच आया था। अब 26 नवंबर का इतना बड़ा वाकया हो गया, लोगों ने क्लेम किया, लोगों ने दिखाया कि गोलियां लगी, लोग शहीद हुए हैं, उसके बावजूद अब तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को उन्होंने कॉल दी तो हुकूमत फिर डर गई। अगर हुकूमत इतनी कॉन्फिडेंस थी कि 26 नवंबर के बाद तो अब तहरीक इंसाफ का वर्कर निकलेगा ही नहीं, तो फिर क्या जरूरत थी पंजाब में इस तरह का दफा 144 नाफिज करने की? उनको आप इजाजत दे देते जलसे की, जलसा फ्लॉप होता, तहरीक इंसाफ का नैरेटिव जो है उसको धचका लगता, हुकूमत अपना नैरेटिव बिल्ड करती। जितनी कोशिशें मरियम नवाज कर रही हैं, जो हुनरमंद और बाकी होनहार स्कॉलरशिप, उस सब के बावजूद आप देखें जब अवामी सर्वे आया है तो खुद नवाज शरीफ साहब के हल्के में हमने देखा कि लोगों ने कहा कि इनकी कारकर्दगी जीरो है, एक दिन बाद भी अगर इलेक्शन हो जाए तो हम इनको वोट नहीं देंगे। तो ये सिर्फ इश्तिहारबाजी में। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। सलमान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों नहीं इजाजत दी जा रही? क्योंकि गवर्नमेंट अपनी रेट जो है उसको कायम रखना चाहती है। आपको पता है, जिस तरह सारे दोस्त हमारे बात कर रहे हैं कि PTI जो है वो निशाना है, और निशाना इस वजह से क्योंकि उनका पास ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। आज आपने सलमान अकरम राजा साहब की भी स्टेटमेंट मेरा ख्याल है स्लिप ऑफ टंग के अंदर उनसे निकल गया कि अब हम इंतशार नहीं फैलाएंगे, पहले फैलाते रहे हैं और गोलियां भी इसी वजह से लगी हैं। तो मसला ये, मैं इमरान साहब की बात सुन रहा था, बड़ा अच्छी बात आप कर रहे थे इमरान साहब। बिल्कुल PTI के दोस्तों को यही करना चाहिए कि वो कल कज़ाफ़ी स्टेडियम जाएं और उसके बाद जाके इमरान खान इंक्लोजर में बैठें और 25,000 लोग 50,000 लोग यक ज़बान होके इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाएं। बिल्कुल लगाएं, वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, वो अच्छा भी लगेगा, स्क्रीन भी बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन ये जो हुलिगनिज्म में ना, जो हुल्लड़बाजी है और उसके बाद ह्यू एंड क्राई है और उसके बाद जो सारा एक नैरेटिव उसके ऊपर बनाया जाता है कि हाय हम बेचारे, हमें दीवार से लगा दिया गया। अब इसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो, ये जो KPK के अंदर सवाबी में जलसे की तैयारियां हो रही हैं उसके ऊपर भी सेर हासिल ज़रा गुफ्तगू कर लेते हैं। एक वीडियो वायरल हुई है जी असद कैसर साहब की, बहुत परेशान है वो, बड़े नालाएं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के ऊपर कि ये तुम लोगों ने कॉर्नर मीटिंग कराई है। तो उनके अपने भी जो हालात हैं KPK के अंदर वो बहुत अच्छे नहीं हैं। गवर्नमेंट उनको स्पेस दे या ना दे, वो जिस जगह के ऊपर पावर शो कर सकते हैं वहाँ पे उनकी अपनी अंदरूनी सियासत का जो एक गंदा मकरूज चेहरा है वो आपको देखने में मिलेगा। जुनैद अकबर साहब जो है वो एक अलग ग्रुप बन गया है, अली अमीन गंडापुर एक अलग ग्रुप बन गया है। दोनों कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से जो उनका अपना बयान है और उनका अपना जो धड़ा है उसकी वो सबकत जो है वो लेके जा सकें और ये साबित कर सकें कि जी हम ज़्यादा क्राउड पुलर थे। जुनैद अकबर साहब ने एक अलहदा वो मौला जट पार्ट 2, सारे सर्कस ऑन है। मज़ा लीजिए। पाकिस्तानी सियासत के अंदर ये जो इंतशार का और एक सड़क के ऊपर निकल के नारेबाजी करने का और गवर्नमेंट को मफलूज करने का और बाकी सारी चीज़ों को, ये बदतमीज़ी जो तूफ़ान बदतमीज़ी चल रहा है, इसको जब तक आप बढ़ाएंगे नहीं, कैसे मज़ा आएगा हमारे PTI के दोस्तों को? मज़ा तो तब आता है ना कि जब स्ट्रीट पे निकलें, इधर से कुसुन मुक्की हो, उधर से वो लोग पत्थर मारें, पथराव हो, कोई ज़रा हेडलाइंस बने, को हमारे जो दोस्त हैं वो जाएं अपने कैमराज निकाल के वहाँ से जो ना लाइव कवरेज करें, फिर बाकी मामला चलें। तो देखें जो चीज़ें ठीक हो रही हैं या अगर किसी बेहतरी की तरफ जा रही हैं तो उनको जाने दें। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि एहतजाज ना करें, जो उनका मैंडेट चोरी हुआ है उसके ऊपर वो अपना एहतजाज ना रिकॉर्ड कराएं, बिल्कुल कराएं। और मेरा ख्याल है उनकी अपनी पार्टी ने भी जो थोड़ा दानिशमंदाना फैसला किया है वो बिल्कुल ठीक है कि वो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको लगता है कि उनका मैंडेट चोरी किया गया है वो वहाँ पर जाएँ, अपने पार्टी वर्कर्स जो हैं उनको इकट्ठा करें और
वहाँ के जो भी मामलात हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, उसको बिल्कुल आगे वो लेके चलें। लेकिन जब ये मुल्क की सतह के ऊपर मुल्क गैर एहतजाज के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने एक बार फिर पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश की है। वेलकम बैक नाज़रीन, आगे बढ़े। हुसैन साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। एक जानिब तो ये मामला है, दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुज़ाकरात के दरवाजे खुले छोड़े हैं, तो वहीं पर हुकूमती रवैया गिरफ्तारियों की सूरत में भी हमारे सामने है। आप इसको क्या समझते हैं, ये संजीदगी है? जी देखिए, इससे पहले भी जो सरदार अयाज सादिक साहब हैं, उनका जो रोल था वो तो ज़ाहिर है मुस्बत ही रहा है। हमने देखा कि वो बार बार मुफाहमत की भी बात करते रहे, मुज़ाकरात की भी बात करते रहे। पार्लियामेंट के जो कैफेटेरिया है उसमें हम देखते रहे कि जब भी इजलास होता था उसमें एक तो वैसे भी मामूल की भी मुलाकातें होती हैं, रूटीन की मुलाकातें होती हैं, लेकिन जब मुज़ाकरात चल रहे थे उस दौरान जो अपोजिशन रहनुमा थे वो अक्सर हम देखते थे कि उनके पास बैठे होते थे और वहाँ गपशप चल रही होती थी। वहाँ आतिफ खान नजर आते थे, जुनेद अकबर नजर आते थे, इसी तरह जो पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह साहिबा है वो वहाँ पे नजर आती थी, इसी तरह आमिर डोगर साहब वहाँ पर नजर आते थे सरदार अयाज सादिक साहब के साथ। तो बीच में जो है एक गैप जब आ गया, जब हुकूमत की जानिब से जब मुतालबात नहीं माने गए, खासकर जो 9 मई और 26 नवंबर के जो एहतजाज थे और जो मामला थे, जो वाकयात थे, उन पर जुडिशल कमीशन की तश्कील की जो बात कर रही थी पीटीआई, तो उस पर जब हुकूमत जो है वो नहीं मानी, तो उसके बाद जो बानी पीटीआई इमरान खान है उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया और चेयरमैन पीटीआई को हिदायत की कि तमाम मुज़ाकरात जो है वो ख़त्म किए जाएं। साहिबजादा हामिद रजा जो हैं वो चूँकि इसमें आगे थे, वो भी जाके मिले, उनको भी कहा गया। उसके बाद जो है वो उन्होंने मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए। फिर इरफान सिद्दीकी साहब की जानिब से कहा गया कि जो मुज़ाकराती कमेटी है वो तहलील कर दी गई है, मुज़ाकरात जो है वो आप नहीं होंगे, क्योंकि पीटीआई जो है वो रिटर्न जो है वो उसको लिख के देने को तैयार नहीं है। फिर रिटर्न भी लिख कर दे दिए गए, 3-4 सफ़ात पर मुश्तमिल रिटर्न भी लिख कर पीटीआई ने दे दिए। तो इरफान सिद्दीकी साहब ने जब पीटीआई का मौक़िफ़ आया तो उनका वाज़ेह बयान था कि आप मुज़ाकरात नहीं होंगे, तहलील कर दी गई है। लेकिन आज एक अहम पेशरफ्त ये हुई कि सरदार अयाज सादिक जो कि स्पीकर कौमी असम्बली है, उनकी जानिब से एक बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने कहा, इंकिशाफ किया कि जो मुज़ाकराती टीम थी, कमेटी थी, वो तहलील नहीं की। अभी भी ऑफर मौजूद है कि मुज़ाकरात जो है वो पीटीआई जारी रखे। तो अब ज़ाहिर है कल एहतजाज भी है उनका और यौम स्याह भी मनाने जा रही है पीटीआई। तो अब कल से पहले ही हम देख रहे हैं कि जो पीटीआई को लाहौर में भी जो है वो इजाज़त नहीं मिली। गो के पंजाब में हुकूमत जो है वो मुस्लिम लीग नून की है, वहाँ पर इम्कान यही था कि उनकी दरख्वास्त को जो है वो रद्द कर दिया जाएगा और रात 11 बजे बताया गया जाके ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कि आपकी दरख्वास्त जो है वो नहीं मानी जा रही, एंटरटेन नहीं होगी और वो मुस्तरद की जाती है। और इसी तरह मुख्तलिफ जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी और अमन व अमान और कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनकी रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए कहा गया। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो मुज़ाकरात तो एक तरफ कहा जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब जो मुज़ाकरात के लिए जो लचक होती है या कोई रास्ता होता है या फिर कोई मुफाहमती कोई पहलू है वो इस तरह साफ नजर नहीं आ रहा। कल एहतजाज भी होगा, पकड़ दकड़ का भी इम्कान है और अभी से ही जो है वो गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जो है वो शुरू हो चुका है, का सिलसिला भी जारी है। और इमरान साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? तहरीक इंसाफ ने तो मुज़ाकरात से इनकार किया कि इस हुकूमत के पास मुज़ाकरात का कोई मैंडेट ही नहीं है और हुकूमती सफ़ों से बार बार मुज़ाकरात की ऑफर्स आ रही हैं। यह हुकूमती संजीदगी या फिर बेबसी? देखिए, मुज़ाकरात तो बिल्कुल हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं, ये हम बार बार कह चुके हैं और ये चीज़ साबित भी होती रही है। असल चीज़ है टाइम गेन करना। हुकूमत चाहती है किसी तरह से तहरीक इंसाफ को एंगेज करके हमारे इक़्तिदार को तूल मिले। अब यहाँ पे आप देखें ना कि एक बड़ा मसला इलेक्शन कमीशन की तश्कील नो है, वो पेंडिंग में है। फिर तहरीक इंसाफ के जो मामलात हैं हुकूमत के साथ, वो किसी तौर पर पिछले मुज़ाकरात की जो एक सेशन चला है वो कहीं पे भी हमें मुज़ाकरात बाकायदा उनका आगाज़ ही नहीं हुआ और उससे पहले ही ख़त्म हो गए। तो हुकूमत सिर्फ टाइम बार करना चाहती है, टाइम जो है वो गेन करना चाहती है, बाकी मामलात जो है वो कहीं और तय होने हैं। और आप हालिया जो अली अमीन गंडापुर ने इंटरव्यू एक दिया है टीवी चैनल पे, उन्होंने इस चीज का इंकशाफ किया है कि कहीं पर अभी भी मामला चल रहे हैं और 99% चीजें सेटल भी हो रही थी, फिर कुछ मामला पर चीजें अटक गई। अब इमरान खान का बड़ा एक स्टेक है, उनके वर्कर्स जो इस वक्त भी जेलों में हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, महमूद रशीद हैं, इजाज चौधरी हैं,
शाह महमूद कुरैशी हैं, इस तरह से कई दर्जनों सैकड़ों वर्कर्स जो हैं अभी गुमनाम जेलों में पड़े हुए हैं। तो इमरान खान चूंकि सियासतदान हैं, उन्होंने अवाम को जवाब देना है, अपने वर्कर्स को जवाब देना है, आगे उन्होंने अपनी सियासत करनी है। कोई वो नवाज शरीफ की तरह जद्दा जाके तो नहीं बैठ जाएंगे, या इधर से डील करके लंदन तो नहीं चले जाएंगे, फिर वर्कर्स जाने और छापे मारने वाले जाने, एजेंसियां जाने और पुलिस जाने। इमरान खान इस वक्त एक स्टेट्समैन के तौर पर सामने आ रहे हैं, एक ऐसी पॉलिटिकल शख्सियत के तौर पर कि जो वो अपने वर्कर्स को हर हाल में इंटैक्ट रखना चाहते हैं। ये मॉडर्न दौर की पॉलिटिक्स हो रही है, ये 90 की दिहाई की 80 की दिहाई की पॉलिटिक्स नहीं है। इसलिए इमरान खान जो ये 99% वाली बात है, वो 1% यही है कि पहले डॉक्टर यास्मीन राशिद को रिहा करें, पहले महमूद रशीद को रिहा करें, शाह महमूद कुरैशी बाहर आए तो फिर मेरी बात करें। अब ऐसा तो नहीं है, अगर इमरान खान बाहर आ जाते हैं तो फिर उनका जो एक स्टेक है पूरा पब्लिक में, अच्छा इस वक्त हमें यह भी देखना होगा, ये स्टेक सिर्फ इमरान खान का नहीं है, ये पब्लिक का स्टेक है। अगर आज इमरान खान बाहर आकर वही बातें शुरू कर दें जो इस वक्त नवाज शरीफ कहीं खामोशी में बैठ के कहीं किसी से करते हैं, या जिस तरह से नून लीग ने अपना बयानिया बदला है, इमरान खान भी अपना बयानिया बदलेंगे तो अवाम उनके साथ नहीं खड़ी होंगे, क्योंकि एक लंबी स्टोरी है, अवाम की जहन साजी हुई है। आप 2008 से लेके 2018-22 तक आप देख लें, जब तक ये तहरीक अदम एतमाद की चीजें शुरू नहीं हुई थी, उस वक्त एक प्रॉपर नैरेटिव था कि जरदारी के ऊपर केसेस हैं, इसने सरे महल बनाया है, इनके स्विस बैंक में पैसे पड़े हैं, नवाज शरीफ के एवन फील्ड्स में अपार्टमेंट्स का जो है वो मनी ट्रेल नहीं है। फिर हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, एहतसाब अदालत हो, सुप्रीम कोर्ट हो, ये सारी चीजें देखी। तो इस जनरेशन को ये सारा कुछ पढ़ाया गया है, बताया गया है, दिखाया गया है कि नवाज शरीफ, जरदारी और ये पूरा खानदान जो है वो अहल नहीं है हुकूमत करने का, ये करप्शन करते हैं। अब ये जनरेशन कैसे मानेगी कि ये खानदान भी पवित्र हैं? अगर कल को इमरान खान डील करके बाहर आते हैं तो वो इमरान खान की बात भी नहीं मानेंगे। इसलिए पहले अवाम का सोचना होगा और फिर जाके ये चीजें जो है वो कहीं सेटल होने की तरफ जाएंगी। ठीक है सलमान साहब, गुज़िश्ता मुज़ाकरात के दौर में हमने एक चीज ये देखी कि हुकूमत इमरान खान के साथ एक मुलाकात भी नहीं करवा सकी। इससे बढ़कर हुकूमती बेबसी पर कोई इबाम बाकी रहेगा? मैं हुकूमती बेबसी का तो पता नहीं मुझे, लेकिन मैं ये जो इमरान साहब का जो अफसाना है ना, यकीन करें, यू आर सच अ गुड स्टोरी टेलर इमरान साहब। किताब लिखें, कोई नावल लिखें, कोई इमरान सीरीज़ लिखें। क्या ये आप तज्जिया करते हैं, क्या तबसरा करते हैं कि 99% मामला तय हो गए थे, अली अमीन गंडापुर साहब ने नया इंकशाफ कर दिया और रोंदा पे है, कभी किस नो खत लिखता है, कभी किसी दे पाँव फड़ता है। वो तो सबसे पहले इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे बाहर निकालो। आपको उनकी स्टेटमेंट्स भूल गए हैं। वो कहते थे कि मेरा तो इन लोगों से ताल्लुक ही नहीं है, ये तो हमारे वर्कर ही नहीं है, ये तो फ्लैग ऑपरेशन था, ये तो यहाँ पे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के लोग थे जिन्होंने जाके ये सारा काम किया है। वो तो फिर बाद में जब उनको वीडियोस दिखाई हैं उनके अपने भांजे की और ये यास्मीन राशिद साहिबा की और ये बाकी सारे लोगों की, बिल्कुल देखें, नहीं गलत, अफसाना नहीं सुनाना इमरान भाई, अफसाना नहीं सुनाना आपने। इमरान साहब मैं आपकी जानिब आऊंगी, हकीकत बात करेंगे, हकीकत बात करेंगे। क्या इमरान खान साहब ने अपने आप को इन तमाम लोगों से डिसएसोसिएट किया था या नहीं, बताएं। हसान नियाजी का जुर्म क्या है? हसान नियाजी की मुझे आप एक वीडियो दिखा दें कि वो कोर कमांडर हाउस के अंदर जाकर किसी यार ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं यार, खुदा का आपको वास्ता है। वो वहां पे खड़ा होकर गाड़ी पे वर्दियां लहरा रहे थे भाई। यास्मीन राशिद की वो इमरान भाई, आप कैसे नेशनल टेलीविजन के ऊपर बैठ के 25 करोड़ लोगों की आंखों में धूल सोच सकते हैं? कैसे? हाउ कैन यू डू दैट? कि क्या पॉइंट है किसका? इमरान साहब यार हद ही हो गई है, हद ही हो गई है। आप तो हुब्बे इमरानी के अंदर, आंखों के अंदर ब्लाइंड, क्या मैं तो कहता हूं सब कुछ ही भूल गए भाई। आप ये क्यों भूल जाते हैं, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि जिन लोगों को पाबंदे सलासल किया गया है उनके खिलाफ कुछ तो होगा ना यार। सिस्टम इतना भी तो बेवकूफ नहीं हो सकता। ये कानून, यहाँ पे अदालतें, यहाँ पे सारे कहीं चले गए हैं। क्या हो गया आपको इमरान साहब? तो ऐसे ना करें सलमान साहब, जुडिशियल कमीशन बनाने के सारी चीजें वाज़ेह हो जाती जो रहे हैं, बीइंग अ कोर्ट रिपोर्टर, बीइंग अ जर्नलिस्ट, हम हुसैन चौधरी साहब बैठे हैं, उमर दराज बैठे हैं, हम कोर्ट्स को कवर करते हैं, हम डिटेल जजमेंट्स पढ़ के फिर बताते हैं। देखना होता है कि क्या एविडेंस थे, क्या शवाहिद थे जिसकी बुनियाद पर सजा हुई। आप मुझे बताएं, ये मिलिट्री कोर्ट से जितने फैसले आए हैं भाई, कोई डिटेल जजमेंट आई है? कहीं पे किसी को पता चला है कि इनके खिलाफ क्या मामला थे?
जी सलमान साहब क्या जवाब देंगे? मिलिट्री कोर्ट्स आर नॉट द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड मेरे प्यारे भाई। जी डिटेल जजमेंट्स भी आएंगी, इनके ऊपर भी चलेंगी। आपने जो पहले बात की थी ना, मैं उसके साथ एग्री करता हूं। गुजारिश सुन लेना इमरान साहब, लेट्स एग्री ऑन सर्टेन थिंग्स एंड लेट्स डिसएग्री ऑन सर्टेन थिंग्स। जो आप एक और बात कर रहे थे, मैं उसके साथ बिल्कुल एग्री करता हूं, और वो ये है कि इस मुल्क की मुक्तदरा हुकूमत समेत दंग टपाओ माहौल के अंदर है, एंड दे आर यूजिंग टाइम गेनिंग टैक्टिक्स। वो मुकदमा जिनके फैसले शायद 1 महीने या 2 महीने में हो जाने चाहिए थे, वो तौल पकड़ के सालों के ऊपर महीत हो गए। यहां पे मैं आपकी बात मान सकता हूं, लेकिन आप ये कहें कि यहां पे सिस्टम ही कोई नहीं है, वीडियोस ही कोई नहीं है, एविडेंस ही कोई नहीं है, ये तो एक तखय्युराती पूरा काम हुआ था और इसके अंदर पीटीआई की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। ओ भाई, एक अदद जर्नल अंदर है, उसके ऊपर पूरा मिलिट्री ट्रायल चल रहा है। उन्होंने जो होश रबा इंकशाफ किया, उनके ऊपर भी जरा रोशनी डालें। और वो जो ढोल बीट रहे हैं ना, नेक्सस जो वो बता रहे हैं कि उसके अंदर साबिक वजीर आजम भी शामिल है और उनकी अहलिया भी शामिल है, तो जरा उसके ऊपर भी तवज्जो देना मेरा भाई। ऐसे तो ना किया करें आप। ये जो आप ब्लाइंड फोल्डलिटी सारी की सारी चीजों को एक दफा राइट ऑफ कर देते ना इमरान साहब, गुजारिश है ये ना किया करें। चलें, आपका पॉइंट आ गया है। उमर, मौलाना साहब की अगर बात करें तो आपको क्या लगता है टॉस में मौलाना का सिक्का किस समत होगा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात भी की है और तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी पुरुमीद हैं कि मौलाना हमारे साथ हैं। आपको क्या लगता है वो किस समत में होंगे? अच्छा, मैं एक चीज पहले कहना भूल गया था, एक चीज पहले कहना भूल गया था और दोबारा कहना चाह रहा हूं। जी जी। अच्छा, मुझे आवाज आ रही है, अपनी आवाज तो सुन पा रहा हूं। जी जी उमर, क्या कहना? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक मैंने इस हवाले से पहले जब बात की ना दफा 144 वाली, आप हैरान होंगे कि लाहौर में कल दफा 144 है, लेकिन कल अता तारक साहब ने 2 बजे ग्रीन टाउन में अपने कारकुनान से जलसे से खिताब करना है। अच्छा, तो ये सिस्टम है। अब आते हैं मौलाना साहब वाले जो बात है उसके ऊपर बात कर रहे थे। मौलाना साहब को आइडिया है, देखिए एक गवर्नमेंट ऐसी है, अगर मौका मिले तो शहबाज शरीफ साहब इस गवर्नमेंट के साथ खड़े ना हो, मौका मिले तो नवाज शरीफ भी खड़े ना हो, मौका मिले तो मरीम नवाज भी खड़े ना हो। उनको पता है इस गवर्नमेंट के साथ खड़े होने का मतलब ये है कि अपनी सियासत का बेड़ा गर्क कर लेना, अपनी मकबूलियत को खूब खाते में डाल देना। सो मौलाना साहब के साथ जो मुलाकात थी उससे पहले उन्होंने जो अपोजिशन की लीडरशिप है उनको इत्तेमाद में लिया और उन्हें बताया कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब है वो मिलना चाहते हैं, और उन्होंने उनसे राब्ता किया मुलाकात के हवाले से। तो फिर इत्तलात ये भी है कि वहां पे जब गुफ्तगू हुई तो मौलाना साहब ने उनको कहा कि मुझे मालूम है आप क्यों मुलाकात करने आए हैं, आप उस अपोजिशन के अलायंस की जो मीटिंग थी या जो चीजें हो रही है उसको सबूताज करने के लिए आए हैं। तो इत्तलात है कि शहबाज शरीफ ने उसके ऊपर जोरदार कहकहा लगाया। तो मेरे ख्याल से मौलाना साहब को पता है इस गवर्नमेंट के साथ जाके वो क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। उनको शेयर भी नहीं मिलेगा इस गवर्नमेंट में। नंबर 1 अवामी सतह के ऊपर रद्देमल होगा, तो मेरा नहीं ख्याल वो जाएंगे। उनको पता है कि गवर्नमेंट अपने वजन से गिरे या जैसे भी गिरे, इस गवर्नमेंट ने गिरना है। ये गवर्नमेंट उस तरह से सर्वाइव अवामी सतह पे भी नहीं कर पा रही। मैं आपको उसके अलावा बाकी जो चीजें हैं तो मौलाना साहब बड़े क्लियर है, मौलाना साहब को चीजों का अंदाजा है। ठीक है कि उनका हक है, वो अपोजिशन के साथ भी मिलेंगे, वो गवर्नमेंट के साथ भी मिलेंगे, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि उनका जो इस वक्त बजट होगा वो अपोजिशन के पलड़े में। लेकिन उमर, फिर मौलाना साहब की कंफ्यूजन भी वाज़ेह है ना। एक तरफ वो कहते हैं कि इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, फिर असेंबली फ्लोर पर खड़े होकर ये भी कहते हैं कि इसी सिस्टम के साथ चलना है, सिस्टम को चलते रहना देना चाहिए। उनके भी तो स्टांस तब्दील हो रहे हैं। नहीं, सिस्टम को लेके तो कोई भी नहीं कहता ना। देखिए सिस्टम से क्या मुराद है, सिस्टम से मुराद तो ये तो नहीं कहता पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता कोई ब्रेकडाउन हो जाए, तो ये तो नहीं कहता अनार्की हो जाए, कोई क्योस हो जाए। मसला ये है कि इलेक्शन का उनके ऊपर सवाल है। मसला ये है कि जिस तरीके से आप ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान में वोट की पर्ची की कोई हैसियत नहीं है, उसके ऊपर सवाल आता है। वो तो मौलाना साहब वही बात कर रहे हैं, वो असेंबलियों की हैसियत के ऊपर, उसकी लेजिटिमेसी के ऊपर बार बार बोलते हैं, और यही पीटीआई बात कर रही है। पूरी अपोजिशन ने यकजुबान होकर कहा है कि आपका पॉइंट उमर, आपको पॉइंट आ गया। ब्रेक का नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हुसैन, आपकी जानिब आना चाहूँगी। राना सनाउल्लाह ने भी एतराफ़ किया कि मौलाना साहब के हवाले से हमने कुछ कोताहियाँ की थी जिनका अजाला भी किया, अब गलतियाँ नहीं दोहराएंगे। मौलाना ने 26वीं यानी तरमीम के दौरान हुकूमत से मफाद लिए, वोट दिया। आप क्या समझते हैं, अब मौलाना साहब असर नो इलेक्शंस के मामले पर अपोजिशन तहरीक का साथ देंगे या फिर हुकूमत से मफाद लेते हुए सियासत करेंगे? जी बिल्कुल, मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो इस वक्त सबसे अहम जो है वो सियासतदान है, और आसिफ अली जरदारी जो है वो उनको काफ़ी ज़्यादा सीरियस लेते होते हैं, हमेशा उनको ज़ीरक सियासतदान जो है वो समझते हैं। तो मौलाना फजल रहमान जो कि 26वीं आईनी तरमीम थी उसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल उनका रहा। आपने देखा कि सुबह से लेकर रात 1-2 बजे तक जो है वो उनके घर के दरवाजे जो है वो खुले होते थे, एक रहनुमा आ रहा होता था और एक जा रहा होता था। उसके बाद जब 26वीं तरमीम हो गई तो उसके बाद आप देखते हैं कि जो
उनकी मदारिस के रजिस्ट्रेशन का जो मामला जब सामने आया तो उस वक्त जो है वो हुकूमत को उन्होंने काफ़ी टफ टाइम दिया और उन्होंने जो है वो टकराव की जो है वो सियासत का जो है वो उन्होंने ये कहा और उन्होंने चैलेंज भी किया। और उसके बाद हुकूमत जो है वो पहले चूंकि फ्रंट फुट पर थी, लेकिन एकदम जब मौलाना की जानिब से मुजामत उनको नजर आई तो हुकूमत जो है वो बैक फुट पर हुई और उनका जो बिल था वो दोबारा असेंबली में पेश करके उसको मंजूर करवाना पड़ा। तो अब चूंकि चंद दिन कबल जो ग्रैंड अलायंस की मीटिंग थी जो कि असद कैसर साहब के घर थी, वहां पर जब मौलाना फजलुर रहमान और तमाम जो अपोजिशन रहनुमा जब इकट्ठे हुए तो उस वक्त हुकूमत को जो है वो काफी मुलाकात हुई थी। लेकिन हुसैन, इसके साथ एक अहम मामला, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने चीफ जस्टिस को खत भी लिख दिया था जिसमें सीनियर प्यूनी जज भी शामिल है। उस खत का मतन क्या है, उसके अहम नुकात क्या है और खत लिखने की नौबत क्यों है? और साथ ही जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को भी खत लिखा है। जी देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान की जो सियासत है और जो पूरा जो महवर है सियासत का वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के और जुडिशल कमीशन, सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गिर्द घूमती है। 10 तारीख को एक बड़ा एहतजाज का ऐलान कर रखा है वुकला की जानिब से, जो कि आल पाकिस्तान वुकला एहतजाज होगा जो कि रेड जोन में होगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बाहर होगा। आपने देखा कि चंद रोज कबल ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस जो है वो ट्रांसफर हुए और वो तीनों जजेस जब यहाँ पर आए तो उनका हलफ नहीं हुआ और जो एक जज थे जो कि लाहौर हाई कोर्ट में 15वें नंबर पर थे, जस्टिस सरफराज डोगर साहब, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए और उसके बाद सीनियरिटी लिस्ट तब्दील कर दी गई चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की जानिब से और उनको सीनियर प्यूनी जज लगा दिया गया। आज जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने 6 सफ़हात पर मुश्तमिल जो है अपनी चीफ जस्टिस को खत लिखा है और उन्होंने कहा है कि ये जो आपने उनको सीनियर प्यूनी जज बनाया है, जो लिस्ट बनाई है, जो सीनियरिटी लिस्ट है, उसको उन्होंने अपोज किया है और साथ साथ जो 4 जजेस का जो खत है उन्होंने भी ये मुतालबा किया है कि 10 तारीख को जो जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है वो मौखर किया जाए और पहले 26वीं आईन तरमीम का जो है वो आपका पॉइंट आ गया। इमरान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? एक छतरी तले जजेस मिल बैठकर इस गुत्थी को सुलझा क्यों नहीं देते हैं? बार बार खतूत का सिलसिला क्यों है? देखें, गुत्थी सुलझ गई तो फिर ये हुकूमत कहाँ रहेगी, ये निजाम कहाँ रहेगा? सारा कुछ 26वीं आईनी तरमीम के बाद हो रहा है और 26वीं आईनी तरमीम के बाद आईनी बेंच बना। ये जो जुडिशल कमीशन इतने जजेस की तादाद में इजाफा करता जा रहा है, नई अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, ये सारा 26वीं आईनी तरमीम के बाद बना हुआ है। इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है कि जिसमें मेंबरान ऐड किए गए हैं, तो अगर ये गुत्थी सुलझ गई, इन जजेस ने फुल कोर्ट बना के 26वीं आईनी तरमीम का केस सुन लिया और 26वीं आईनी तरमीम के मुहर्रिकात और जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम रात को गए जो है असम्बली लगाकर पास की गई, फिर मेंबरान का अगवा किया जाना, उनको उठाया जाना, इस तरह की सारी चीजें ये फिर अदालत में आएंगी तो चीजें कहीं और चली जाएंगी। और इस तरह से अगर ये मामलात की गुत्थी सुलझानी होती तो सलमान अनीस साहब अक्सर कहते होते हैं कि फिर ये उलझाने वाले उलझाते ही क्यों। बात एक थोड़ा सा कमेंट करता हूँ 9 मई के हवाले से कि देखें, जब हम 9 मई की बात करें ना, सिर्फ शॉर्ट कमेंट के 9 मई के तशद्दुद की हिमायत कोई नहीं करता, लेकिन जब 9 मई की बात होती है तो स्टार्ट हमें उधर से करना पड़ता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक साबिक वजीर आजम को बायोमेट्रिक रूम से गिरबान से पकड़कर उठा के ले जाया गया और इस गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गैर कानूनी करार दिया था। उमर, एक ही घर में बात खतूत तक आए तो इससे क्या समझेंगे? एक ही कमरे में बैठे हैं मगर फासला सदियों का। ये पहले भी होता है, काजी फाइज भी खत लिखते रहे हैं और मेरा ख्याल ये है कि इसमें कोई बात नहीं है। बात यह है कि तारीख में अकायद दुरुस्त रखता है और वो जो भी दुरुस्त कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। सलमान, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? चिट्ठी जरा सैय्यद जी के नाम लिख दूं, हाल दिल उसमें तमाम लिख दूं। आजकल जी मार्केट में चिट्ठियाँ ऑन हुई हुई हैं, खतूत लिख रहे हैं, हर एक का सैय्या मुख्तलिफ है। इमरान अहमद खान न्याजी साहब के सैय्या जी कहीं और हैं, जजेस के सैय्या जी कहीं और हैं। सियासत का मजा लीजिए। अच्छा, ठीक है, ये बड़ी दिलचस्प क्योंकि अब सियासत आपकी जुडिशरी में भी आ गई है ना, सियासत हर जगह मुस्कुरा रहे हैं। इमरान साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? देखें, चिट्ठी तो एक आज अमेरिका से भी आई है लेकिन हमें इजाजत नहीं है। मैं कहने लगा था जो विल्सन वाली भी आ गई है। ठीक है, तो इधर इमरान खान का जो ओपन लेटर की हम बात करते हैं वो उन्होंने जिनके नाम लिखी उन्होंने ट्विटर पे पढ़ लिया, बाकी जगहों पे पढ़ लिया और कहीं कोई लोग ढूंढते रहे कि हमें कोई डाकिया आएगा चिट्ठी देगा, तो वो इस तरह से था नहीं, वो ओपन लेटर था। अब जजेस, पहले हाई कोर्ट के जजेस ने खत लिखा, फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस। देखिए, ये 26वीं आईनी तरमीम जो है ये मेन एक चीज है
जिसकी वजह से ये सारा निजाम अब खड़ा हुआ है। अगर 26वीं आईनी तरमीम पे आप देखें ना, जब नए जजेस सुप्रीम कोर्ट में ऐड हो जाएंगे इसी 26वीं आईनी तरमीम के तहत, फिर जो वो फुल कोर्ट बन के वो केस सुनेगा तो उसमें अक्सरियत अकलियत का जो एक फर्क है वो बदल जाएगा। फिर वही जो 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी होके सुप्रीम कोर्ट में आएंगे वो क्या उसको कलअदम करार देंगे? चीजें प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। इमरान साहब आपका आगे नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।